डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरवार रैखिक समीकरण के युग हम लोग पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, आइए उसको उसे देखते हैं। जो भी हम पढ़ना है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी वाली बुक से। यानी इस बुक्स पढ़ना है तो बुक अपनी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उसको ओपन कर लीजिए आप। आइए, पिछली क्लास में देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। यही एग्जाम्पल जो है हम लोग को मिला था। एग्जाम्पल जैसे क्या था, उदाहरण के लिए आइए समीकरण 2x + 3y = 5 के बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड में x = 1 और y = 1 रखें। तो यही हम लोग जो है x = 1 y = 1 इस इक्वेशन हम लोग रखे थे। तो इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो रहा, समान हो रहा था। इसका मतलब क्या, x = 1 y = 1 पर इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो, इसका मतलब क्या है, x = 1 y = 1 इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे। तो आइए इसके आगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपके उदाहरण में। जैसे क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि अतः जो है यानी जो समीकरण के दाएं पक्ष यानी x = 1 y = 1 रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। अतः जो है x = 1 y = 1 इस समीकरण का क्या है, यानी एक समीकरण कौन 2x और प्लस 3y = 5 का क्या है, एक हल है। आइए समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 y = 7 रखें, तब यानी इसी इक्वेशन हम लोगों को क्या रखना है, x = जो है 1 y = 7। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 3y = 5 है, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है। तो x = क्या रखना है 1, y = क्या रखना है 7, y = 7 रखना है। तो आप रखिए यहाँ पर, देखिए क्या इक्वेशन का ये सलूशन होते हैं नहीं, यानी x और y वैल्यू एक पुट करिए, क्या इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर x पोजीशन 1 रखेंगे, 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 7 = 5। अब 2 × 1 करें क्या आएगा, 2 ही आएगा। 7 × जब 3 करें क्या आएगा, 21 आएगा, = 5। इधर क्या हो जाएगा 21 और +2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसका मतलब x = 1 और y = 7 पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं हो रहा है। इसका मतलब x = 1 y = 7 इस इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तो ये सब जितनी चीज़ें आपकी बुक में ये सब कह रहा है, ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। पिछली क्लास में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन मैं जो है चूँकि अब इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ना है। तो आपके बुक के माध्यम से जो भूमिका दिया, जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसी हम ले चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ऐसा बने कि हम लोगों को जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से कैसे पढ़ना है, कैसे जो है अभी हम लोग एक चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो कैसे जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो है अभी दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो जो है अब क्लास 10th में जैसे दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बनाना है। ये जितनी चीज़ें आपके बुक में से कह रहा है, इतनी चीज़ें मैं पिछली क्लास में सब बता चुका हूँ। लेकिन आपकी बुक के माध्यम से मैं चल रहा हूँ ताकि आपको जो है दिमाग में थोड़ा सा और जो भी कुछ डाउट हो वो सब
किताबी लैंग्वेज में जिस तरह से किताब में बताया है, बुक में बताया है, उस तरह से मैं चल रहा हूँ, ताकि आपके अंदर एक इस तरह से जानकारी बने कि कैसे कैसे जो है एक इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई ना। तो आइए अब जैसे देखिए फिर क्या कह रहा है, वही मतलब कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7 जो है, इस इक्वेशन पुट करने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं हो रहा है। तो वही क्या कह रहा है, अतः जो है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7 दी हुई समीकरण का हल नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ। ज्यामितीय दृष्टि इसका क्या अर्थ है, ज्यामितीय दृष्टि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि बिंदु 1 1 समीकरण जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, और बिंदु 1 7 जो है इस रेखा पर स्थित नहीं है। मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो हम लोग एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कोऑर्डिनेट तैयार करते थे। उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग जब ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ जब बनाते थे तो उस समीकरण के जितने सलूशन होते, जितने हल होते थे, सभी के सभी हल जो है हमको एक जो है सीधी रेखा पर मिलते थे, और जो सलूशन नहीं होते थे, जो हल नहीं होते, वो सीधी रेखा पर नहीं मिलते बल्कि कहीं और मिलते थे। तो इसका सेंस यही है, इस इक्वेशन का जो है x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन सलूशन है। जब इस इक्वेशन सलूशन है तो इसके माध्यम से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ पर जो है जो सलूशन है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ग्राफ में जब बनाएंगे तो ग्राफ में जो है एक सीधी रेखा मिलेंगे। यानी कहने का सेंस यहाँ पर यही है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे ग्राफ के माध्यम से, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जितने सलूशन होते हैं, जितने हल होते हैं, सभी के सभी हल जो है हमको ग्राफ में जो है एक सीधी रेखा मिलते हैं। अगर सलूशन जब नहीं रहेगा तो हमको जो है ग्राफ में एक सीधी रेखा को कोऑर्डिनेट और निर्देशांक नहीं मिलेगा। तो यही जो एक कहना चाह रहा है कि चूंकि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू जैसे 1 y इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन सलूशन है। इसका मतलब जो है जब आप ग्राफ बनाएंगे, ज्यामिति से जब पढ़ेंगे, ज्यामिति मेथड से जब पढ़ेंगे, तो वहाँ जो है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 जो कोऑर्डिनेट है हमको एक सीधी रेखा मिलेगा। लेकिन ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू जैसे 1 y इक्वल टू 7 जो है इस इक्वेशन सलूशन नहीं है। तो इसका मतलब जब इससे ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है ग्राफ में एक सीधी रेखा हमको नहीं प्राप्त होगा। यही वो कहना चाह रहा है। ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास बता चुका हूँ। तो आइए और भी जैसे नीचे और देखते हैं क्या कह रहा है। इसलिए समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। वही कह रहा है कि कहने का मतलब दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जितने सलूशन होंगे, जितने हल होंगे, चूँकि मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के बहुत हल होते हैं, अनेक हल है, अनंत हल होते हैं। तो जितने सलूशन होंगे दो चरवाहे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जितने सलूशन होंगे, सभी के सलूशन, सभी जितने सलूशन होंगे, जब उनके माध्यम से आप ग्राफ बनाएंगे, सभी सभी सलूशन जो है हमको एक सीधी रेखा मिलेंगे। इस तरह से मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ। तो और नीचे फिर क्या कह रहा है, जैसे क्या कह रहा है, वास्तव में यह किसी भी रैखिक समीकरण के लिए सत्य है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल जैसे कोऑर्डिनेट क्या दिया x और y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु के संगत होता है और विलोमता है ऐसा। यही और क्या कर रहा है, विलोमता भी ऐसा होता है। विलोमता होता है इसका उल्टा। कहने का मतलब यही कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जितने हल होंगे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जितने हल होंगे, सभी के सभी हल जो है हम जब ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे, ज्यामिति के माध्यम से पढ़ेंगे दो चरवाहे रैखिक समीकरण को, तो जब ज्यामिति के माध्यम से जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जितने सलूशन होंगे, जितने हल होंगे, सभी के सभी सलूशन हमको एक जो है सीधी रेखा मिलेंगे। और उसी का विलोमता कह रहा है। विलोमता कह रहा है इसका मतलब कि जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण सलूशन नहीं होंगे, जो हल नहीं होंगे, वो एक सीधी रेखा नहीं मिलेंगे। बस यही कहना चाह रहा है वो। और जैसे देखिए ये सब चीज़ मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। और जैसे देखिए क्या कह रहा है,
अब ऊपर दिए गए समीकरण 1 समीकरण 2 को लीजिए। इन समीकरणों को साथ लेने पर हमें अखिला की मेले के बारे में सूचना प्राप्त होती है। अब यही जैसे देखिए अखिला के बारे में जो बताया है, अभी पिछली क्लास में बताया हूँ, जो अभी पिछली क्लास में जो अखिला के बारे में हम लोग जो आपकी बुक में एग्जाम्पल करके देकर समझाया है, तो समीकरण नंबर 1 जैसे समीकरण नंबर 1 जो तैयार हुआ था, समीकरण नंबर 2 जो तैयार हुआ था, उसके माध्यम से हमको अखिला के बारे में जानकारी मिल रही है कि मेले में उसने जो है चरखी जो है कितनी बार चरखी सवारी किया, कितनी बार हुपला खेल खेला। इस तरह से दोनों समीकरण को एक साथ जब ले रहे हैं तभी जो है अखिला के बारे में सही जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। तो यही एक बताना चाह रहा है कि ऊपर दिए गए समीकरण 1 समीकरण 2 को लीजिए। इन समीकरणों को साथ लेने पर हमें अखिला के मेले के बारे में सूचना प्राप्त होती है। अब फिर नीचे फिर क्या करा है, ये दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में हैं। यानी जो अखिला के लिए दो समीकरण जो बना था ऊपर, वो जो वेरिएबल वहाँ प्रयोग किया गया है x और y, दो वेरिएबल प्रयोग किया गया है। आप कोई भी वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं। x और y पोजीशन पे आप जो p q r a b c क ख है जो भी प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। मैं पिछली क्लास बताया हूँ ऐसा। हाँ, और जैसे देखिए इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब युग्म मतलब पेयर जोड़ा, युग्म मतलब पेयर, इंग्लिश में पेयर जैसे कहते हैं, हिंदी में जैसे जोड़ा युग्म मतलब जोड़ा। कहने का मतलब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों कह रहे हैं? जो अखिला के माध्यम से दो समीकरण बन रहे हैं और दोनों समीकरण जो है अखिला के बारे में जानकारी दे रहे हैं, एक ही साथ दे रहे हैं। चूँकि इसका मतलब अखिला के बारे में जो भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं दो समीकरण माध्यम से ले रहे हैं, इसका मतलब दो समीकरण हम लोग एक ही साथ पढ़ रहे हैं। इसीलिए ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम दो समीकरण को लेकर एक साथ पढ़ेंगे, जब ध्यान समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम दो समीकरण के माध्यम से एक साथ पढ़ेंगे तब उसको हम क्या कहें? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसको क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों पेयर मतलब जोड़ा होता है? क्योंकि दो समीकरण हम एक ही साथ लेकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा, ये सब पिछली क्लास में बताया हूँ। तो अब यहाँ से जैसे देखिए तब फिर क्या कह रहा है, आइए देखें कि बीजगणित दृष्टि में एक ऐसे युग्म हैं दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब पिछली क्लास में ये सब बताया हूँ, पिछली क्लास में ये सब बताया हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे। पिछली क्लास में मैं ये सब बताया हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसमें पहला समीकरण जो होता है क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। दूसरा समीकरण क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से जब पढ़ते थे हम लोग, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था? यानी व्यापक समीकरण क्या होता? दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस तरह से होता था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता था। मेन इक्वेशन यही है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण यही है, जनरल इक्वेशन है। अब जैसे अब दो समीकरणों को जब एक साथ पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक साथ जब पढ़ेंगे तो उसमें पहला समीकरण जैसे क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, यानी पेयर पढ़ रहे हैं, तो अब वहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरह बनेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक पहला इक्वेशन होगा। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 होगा। यानी ये दूसरा जो है व्यापक समीकरण होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, ये दोनों समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होगा, व्यापक समीकरण यही होगा। इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। तब उसके बाद जैसे देखिए आप बुक में और क्या कह रहा है। अब जैसे देखिए
अब मैं पिछली क्लास में भी बताते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर के बारे में बताया था, सभी जो है परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या जो है पहला चैप्टर आपका है, अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, जो जब वहाँ पढ़ाएं तो वो डीपली हम बताएंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या मतलब यहाँ अभी इतना सेंस आप समझिए, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। यानी ए बी सी जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी, पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, भिन्न रहेगा, इस तरह से प्राकृतिक संख्या रहेगा, इंटीजर नंबर्स रहेगा, इस तरह से ये संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं ना, नहीं डाउट है। और जैसे देखिए, और जैसे इसमें मैं क्या बताया था कि ए बी सी जो है, सॉरी ए बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इस तरह से a इज नॉट इक्वल टू जीरो और b इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए बी जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी जीरो बराबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैं पिछली क्लास में बताया हूँ इस इक्वेशन के लिए। इसी तरह जैसे यहाँ a1 a2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी तरह a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। ए बी सी जो है जीरो नहीं, सॉरी ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जा रहा है तो ए पद क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। बी जीरो हो जाएगा तो ए पद विलुप्त हो जाएगा, इस तरह से होगा। मैं पिछली क्लास बताया हूँ। हाँ, ए क्या होता है, यस का कोएफिशिएंट, वाई क्या होता है, सॉरी ए क्या होता है, यस का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट होता है, सी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? यहाँ तक हो गया। तो अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? तो आइए जो है हम लोग अब फिर इसके आगे फिर क्या आप बुक कर रहा है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग के कुछ उदाहरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से अब दे रहा है, युग दे रहा, पेड़ दे रहा, कई पेड़ दे रहा। जैसे देखिए इस सब आप नोट कर लिए होंगे ना, इसको नोट कर लिए होंगे। जैसे पहला इक्वेशन इसमें क्या दे रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 7 है, माइनस 7 इक्वल टू क्या है, जीरो है। इस तरह पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे इसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 9x फिर क्या दिया है, 9x माइनस 2y और प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया है, जीरो। इक्वेशन नंबर 2 दिया है। इस तरह से पेयर है, दो चार वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया है। इसी तरह से जैसे और भी एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, जैसे 5x इक्वल टू क्या दिया है, y दिया है। फिर और क्या दिया है अगला, -7x, जैसे देखिए नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, -7x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू क्या है, जीरो है। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। इस तरह से युग्म दिया है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। और जैसे दिया है क्या, यस प्लस वाई, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 7 दिया है, इक्वेशन नंबर 1 दिया है। इसी तरह जैसे दूसरा क्या दिया है, 7 इक्वल टू
वाई दिया है। अब 7 इक्वल टू वाई दिया है। अब इस समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे एक्स को वैल्यू नहीं, एक्स वाला पद नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट ए रहा होगा क्या होगा, 0 रहा होगा। जब 0 रहा होगा तो इसलिए एक्स वाला पद यहाँ पर नहीं है, वाई वाला पद है। और वाई कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाता है, यानी यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 1 है। ए बी सी की वैल्यू मैं पिछली क्लास में निकालने का तरीका मैं बताया था। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे कंपेरिजन कर निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू, ये सब आपको मैं पिछली क्लास बताया हूँ। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पिछली क्लास आप रिवाइज करके देख लीजिए। जितना मैं बता रहा हूँ सब मैं बताऊँ, जितना आप बुक लिखा है, ये सब जितनी चीज़ें आप बुक लिखा है मैं सब इसको बता चुका हूँ। ये मैं पुनः जो है आपको बुक के माध्यम से, मैं जो बुक में आप लिखा हो वही मैं आपको मैं बुक तरीके से मैं बता रहा हूँ, और इस तरह से मैं पूरा बता चुका हूँ पहले ही। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट ना, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। इसको नोट करना चाहें नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया, नोट हुआ। नोट हो गया कि नहीं? आइए आगे और क्या कह रहा है, आप बुक अपनी देखते रहिए। आप क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये ज्यामितीय दृश्य कैसे युग्म है। अब फिर नीचे क्या कर रहा है, कक्षा 9 से याद कीजिए कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामिति अर्थात ग्राफी निरूपण एक सरल रेखा होता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युक्त ज्यामितीय रूप से कैसा दिखेगा। ये दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें आप साथ साथ लिया जाएगा। तो अभी हम लोग आपके 9th सिलेबस में क्या था, दो चरवाए रैखिक समीकरण को हम लोग एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो जब दो चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे, जब उसको हम ज्योमेट्रिकली मेथड्स पढ़ रहे थे, यानी ज्यामितीय विधि से जब पढ़ रहे थे, तो ज्यामितीय विधि से जब हम उसको पढ़ रहे थे तो वहाँ हम जब ग्राफ बना रहे थे कोऑर्डिनेट निकाल करके, तमाम हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते थे यहाँ पर ना, कोऑर्डिनेट निकाल करके तब हम लोग क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। तब देखते थे जितने जो है इस इक्वेशन के जो है सलूशन होते थे, जितने इस इक्वेशन सलूशन होते थे, जो कोऑर्डिनेट जो है, जो तमाम कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते थे, जितने इस इक्वेशन सलूशन होते थे, वो सभी कोऑर्डिनेट क्या कहाँ मिलते थे हमको, एक सीधी रेखा मिलती थी। यानी दो चरवाए रैखिक समीकरण के माध्यम से हमको क्या मिलती थी, एक सीधी रेखा मिलती थी। और जो कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन के सलूशन नहीं होते थे, वो सीधी रेखा नहीं मिलते, कहाँ मिलते थे, बगल मिलते थे। यानी कहने का मतलब ये, दो चरवाए रैखिक समीकरण के माध्यम से हमको क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। तो जब हम दो चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से जब पढ़ रहे थे वहाँ ज्यामितीय विधि से, तो हमको सिर्फ एक समीकरण था, एक ही रेखा प्राप्त हो रही थी। अब हम लोग यहाँ पर दो समीकरण को, यानी दो चरवाए रैखिक समीकरण, दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, दो रेखाएं मिलेगी एक साथ। जब दो चरवाए रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, दो रेखाएं मिलेंगी। इसके पहले हम लोग 9th में क्या पढ़ रहे थे, दो चरवाए रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे, तो हमको एक ही रेखा प्राप्त हो रही थी। अब दो चरवाए रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, तो दो रेखा प्राप्त होगी। अब ये दो रेखाएं जो है ग्राफ के माध्यम से कैसे बनेंगी, यहाँ पर वही आपको सिलेबस पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ना जहाँ है वहीं हम पहुँच गए। अब इतना भूमिका बताने का मतलब यही था कि कैसे हमको इसको पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड से, कैसे जो है ज्योमेट्रिकली मेथड से पढ़ना है। दो चरवाए रैखिक समीकरण के युग्म को, या दो चरवाए रैखिक समीकरण को दो चरवाए रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से हम लोग कैसे उसको ज्योमेट्रिकली मेथड से पढ़ेंगे, कैसे अलजेब्रिक मेथड से पढ़ेंगे, यही हम लोग पढ़ना था। अब हम अपने जो है जहाँ हमको पढ़ना है अपने हम टॉपिक पर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर जैसे दो चरवाए रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, तो यहाँ दो रेखाएं प्राप्त होंगी। और इन्हीं दोनों रेखाओं क्या क्या कंडीशन बनेंगी, जो कंडीशन बनेंगे उन्हीं कंडीशन के माध्यम से हम लोग एक एक कंडीशन उसकी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उसके आगे फिर चलते हैं। अब क्या क्या कंडीशन बनी मैं पिछले क्लास में बताया हुई हूँ।
मैं पिछली क्लास में यही बताया था कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम से आप पढ़ेंगे सिर्फ 3 ही कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये बनेगी जब दो रेखाओं यानी दो समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो रेखा पढ़ रहा है ना, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दो समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दो रेखा हम पढ़ रहे हैं, दो सरल रेखा पढ़ रहे हैं, सीधी रेखा। तो जब दो रेखाओं को एक किसी समतल में पढ़ेंगे, आप किसी प्लेन में पढ़ेंगे, वहाँ 3 ही कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या कोइंसिडेंट होंगी यानी एक दूसरे क्या होंगी, संपाती होंगी। तीसरी कंडीशन है। इस तरह से मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोई निर्देशांक मिलेगा। जो कोऑर्डिनेट वहाँ मिलेगा वही कोऑर्डिनेट जो होगा इन दोनों रेखाओं क्या होगा, सलूशन होगा। उस कोऑर्डिनेट जो है आप पहली रेखा में रखेंगे तब भी इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा। उस कोऑर्डिनेट को आप जो है दूसरे समीकरण में रखेंगे तब भी इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा। यानी कहने का मतलब हम लोग अभी पिछली क्लास में यानी क्लास 9 सिलेबस में क्या था, दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब एक समीकरण के माध्यम से पढ़ते थे तो वहाँ हमको कई सलूशन प्राप्त होते थे। लेकिन अब यहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, यहाँ 3 कंडीशन बनेगी। यानी किसी दो रेखाओं को एक ही समतल जब पढ़ रहे हैं, किन्हीं दो रेखाओं को जब एक ही समतल हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या, वो दोनों रेखाएं दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, तो वहाँ एक ही जो है हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, उन दोनों रेखाओं का सलूशन होगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल रहेंगी, जब पैरेलल रहेंगी यानी समांतर रहेंगी, जब समांतर रहेंगी, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आप अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाइए, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित कभी नहीं करेंगे। जब समांतर दोनों रेखाएं नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करेंगी, जब प्रतिच्छेदित करेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तब हमको कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं। जब कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं तो इस तरह से जो है समीकरण को हमको कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। ये सब मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। इसी तरह से जब रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी यानी एक दूसरे संपाती होंगी, पहली ही रेखा दूसरी रेखा भी चल रही हो या दूसरी रेखा पहली भी रेखा चल रही हो, तो इसका मतलब क्या, वो दोनों रेखाएं कई जगह इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका मतलब हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा इसका मतलब हमको कई सलूशन प्राप्त होगा उस कंडीशन में। यही चीज़ हमको पढ़ना है, यही आप सिलेबस पढ़ना है, दिमाग में बैठा लीजिए। ये पिछली क्लास में बताया भी हूँ, पूरा बता, पिछली क्लास आप देखिए, मैं क्लास 10th में भी बताया, मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। अभी पिछली क्लास में क्लास 10 में बताया हूँ, क्लास नंबर 4 में, 3 में, क्लास नंबर 4 में, 5 में, इस तरह से मैं बताया हूँ। आप वहाँ से पढ़िए जो पिछली क्लास। और 9th में तो मैं बताया ही हूँ कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण एक समीकरण के माध्यम कैसे एक ग्राफ के माध्यम पढ़ेंगे और कैसे अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे। यहाँ बच्चे किसी कोई डाउट हो बताओ, नहीं डाउट है ना, नोट करिए, नोट कर लिए है ना। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि क्लास 9 से याद कीजिए कि दो चरों में से एक रैखिक समीकरण का यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का एक समीकरण के माध्यम से हम लोग कैसे ज्यामितीय रूप पढ़े थे, वही कह रहा है, ज्यामितीय निरूपण या ग्राफ विधि कैसे पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, मतलब जो पढ़े थे एक सरल रेखा हमको मिलती है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से हम लोग क्लास 9 पढ़ रहे थे, हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा था, एक सीधी रेखा मिल रही थी ग्राफ के माध्यम से। अब यहाँ पर जो है वही कह रहा है कि अब क्या अब आप बता सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो दोनों रेखाओं एक साथ पढ़ रहे हैं यानी दोनों समीकरण एक साथ पढ़ रहे हैं, युग्म का जो है ज्यामितीय रूप कैसा दिखेगा। तो यही जो मैं बता रहा हूँ, तीनों कंडीशन, यही तीनों कंडीशन रहेगी। तो ये दो सरल रेखाएं होंगी
जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा, क्योंकि दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से लेना है तो दो रेखाएं हमको प्राप्त होंगी ना, तो दोनों रेखाओं को एक ही साथ हमको पढ़ना है किसी समतल में। तो दोनों रेखाएं जब एक ही समतल हम पढ़ेंगे तो उसके लिए तीन कंडीशन वही बनेगी। पहली कंडीशन ये कि रेखाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं जो है एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं जो है एक दूसरे क्या है, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। तो आइए आपके बुक और जो दिया है उसी के माध्यम से और आगे चलते हैं। जैसे देखिए, अब ये सब आप लिख लिए होंगे ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे क्या कह रहा है, आपने कक्षा 9 में यानी क्लास 9th में यह भी पढ़ा है कि एक तल में दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। पहली क्या कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं अर्थात वे समांतर हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। इन सभी संभावनाओं को हम आकृति 3.1 में दर्शाते हैं। तो यानी यही जो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी समतल में, किसी प्लेन में जब दो रेखाओं को आप पढ़ेंगे तो तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या, रेखाएं एक दूसरे को क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं जो है एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। जब समांतर होंगी, जब रेखाएं जो है एक दूसरे समांतर होंगी, जब समांतर होंगी तो कोई रेखा जो है एक दूसरे क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, रेखाएं जो है एक दूसरे क्या संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ये चीज़ मैं जो बताया वही आपको बुक में लिखा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है ना? नहीं डाउट है ना? जैसे देखिए, अब इन्हीं दोनों रेखाओं को, दोनों समीकरण एक साथ हम जैसे पढ़ेंगे, दोनों रेखाओं को, दोनों समीकरण एक साथ जब से पढ़ेंगे, a1x + b1y, a1x + b1y + c1 = 0, यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा। दो चरवाहे रैखिक समीकरण, जब दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, चूंकि हम दो समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म रहेगा, a1x + b1y + c1 = 0 पहला समीकरण होगा। इसी तरह से a2x + b2y + c2 = 0 इस तरह से दूसरा समीकरण होगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से जब हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, तो जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग दो रेखाओं का अध्ययन कर रहे हैं। जब दो रेखाओं का अध्ययन कर रहे हैं, किन्हीं भी दो रेखाओं जब हम किसी एक समतल में अध्ययन करेंगे, एक ही प्लेन में जब अध्ययन करेंगे, तो उन रेखाओं के लिए जो है तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन ए बनेगी कि रेखाएं जो होंगी एक दूसरे क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी यानी इस तरह से मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। पहली रेखा जैसे L1 है और इस तरह से जैसे AL2 है, एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, x और y कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। यही जो x और y कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यही कोऑर्डिनेट जो है दोनों रेखाओं के लिए क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। ये ऐसा सलूशन होगा, ऐसा एक कोऑर्डिनेट निर्देशांक होगा जिसके माध्यम से दोनों रेखाएं जो है क्या होंगी, या दोनों समीकरण क्या होंगे, संतुलित होंगे, सेटिस्फाई होंगे। यहाँ तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? नहीं डाउट है। तो पहली कंडीशन यही, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या कि रेखाएं जो है एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। जैसे L1 है, AL2 है। जब पैरेलल होंगी तो ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। पैरेलल रेखाएं क्या होती, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जिनको आप अनंत दूरी तक बढ़ाते जाइए तो वो रेखाएं एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट न करें, किसी को प्रतिच्छेदित न करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें,
तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जब दूसरी कंडीशन में रेखाएं समांतर हो सकती हैं, जब समांतर होंगी, एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में जो होगा हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इन दोनों समीकरण क्या होगा, कोई हमको हल नहीं प्राप्त होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह जो है तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे क्या होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जैसे L1 है और यहाँ पर जैसे L2 है, L2 रेखा है, L2 है। अब ये जब कोइंसिडेंट होंगी, जब कोइंसिडेंट होंगी तो मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर मिलेंगी। जैसे L1 है, L1 अब इसी भी जो है L2 भी जा रही है, इसी भी L2 भी जा रही है, L2 दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं एक पर ही जाएंगी, एक ही रेखा पर जाएंगी। तो इसका मतलब एक ही रेखा दोनों रेखाएं चल रही हैं जब, यानी इस रेखा को पहली वाली रेखा को इस रेखा पर उठा कर दीजिए और उस वाली रेखा को पहली वाली रेखा को दूसरी पर उठा कर रख दीजिए, चाहे पहली वाली रेखा चाहे दूसरी पर उठा कर रख दीजिए, चाहे दूसरी रेखा पहले पर उठा रख दीजिए, वही क्या है, कोइंसिडेंट मतलब संपाती। यानी एक ही रेखा दोनों रेखाएं जब चल रही हों, जब एक ही रेखा दोनों रेखाएं चल रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जो है कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो इस कंडीशन हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, यानी एक्स और वाई के कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। इस तरह से एक्स वाई कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, एक्स वाई के रूप में कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, कई निर्देशांक प्राप्त होंगे। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों समीकरण के जो है कई सलूशन निकलेंगे, कई हल निकलेंगे। तो यही तीनों कंडीशन हमको पढ़ना है, आपको सिलेबस में यही पढ़ना है। तो पहले हम लोग जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पहले हम लोग ज्योमेट्रिकली मेथड्स पढ़ेंगे। आपका सिलेबस पहले ज्योमेट्रिकली मेथड से है, फिर समझिए, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से है। आप सिलेबस में पहले ग्राफ मेथड से है, यानी आलेख मेथड से है, आलेख विधि से है, यानी ज्योमेट्रिकली मेथड से है, ज्यामिति विधि से है। तब उसके बाद जो है तब अगला मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड, यानी बीजगणितीय मेथड से, बीजगणितीय विधि से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए। नहीं डाउट है ना, नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए इसको। नोट हो गया, नोट करिए। नोट हो गया। अब बाद में जब कंक्लूजन यही निकलेगा, बाद में कंक्लूजन ये निकलेगा, बाद में जब देखेंगे आप, जब इस तरह से देखेंगे, जब आप देखें, जब ग्राफ बनाएंगे, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण, दो समीकरण माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो पहली कंडीशन जैसे एक ये मिल सकती है कि दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। फिर जो है दूसरी कंडीशन ये मिल सकती है कि दोनों रेखाएं दूसरे के पैरेलल होंगी। फिर एक कंडीशन फिर बन सकती है कि दोनों रेखाएं दूसरे क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। तो वहाँ आप देखेंगे जैसे जब कंक्लूजन आप जैसे अभी ग्राफ हम बनाएंगे, अभी दो चार ग्राफ जैसे दो चार क्वेश्चन जब हम कराएंगे वहाँ आपको समझ में आएगा। जब आप देखेंगे वहाँ कंक्लूजन यही निकलेगा, जब ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से जैसे A1 अपान जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू जब रहेगा B1 अपान B2, यानी समीकरण नंबर 1 से A1 वैल्यू, समीकरण नंबर 2 से जो है A2 मतलब रेशियो ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से जो है A1 A2 का रेशियो ले रहे हैं। फिर यहाँ समीकरण 1 और 2 से B1 B2 का रेशियो ले रहे हैं। फिर इसी तरह से हम लोग समीकरण 1 और 2 से जो है C1 C2 का रेशियो लेंगे। तो जब जो है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 रहेगा, तब उस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। तब पहली कंडीशन प्राप्त होगा। यानी पहली कंडीशन लिए क्या, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2।
जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कब करेंगे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तभी देखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी हमको जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसके माध्यम से कंक्लूजन बाद में यही निकलेगा, देखेंगे कि वही रेखाएं प्रतिच्छेदित करना है जिनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यानी दोनों रेखाओं का a1/a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के रेशियो के बराबर है। यानी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, वही रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल कब होंगी, पैरेलल तब होंगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहेगा और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू पैरेलल कब रहेंगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 बराबर रहेगा किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या, c1/c2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन रहेगी तब वो रेखाएं क्या रहेंगी, एक दूसरे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, समांतर रहेंगी। यानी वही आप देखेंगे दो समीकरण के माध्यम जब ग्राफ बनाएंगे उन्हीं समीकरण के माध्यम से हमको समांतर रेखाएं मिलेंगी जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। वही रेखाएं क्या होंगी, वही समीकरण क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। और जब संपाती जब रहेंगी, संपाती जब रेखाएं रहेंगी यानी एक दूसरे कॉन्सेंट्रेट जब रहेंगी, संपाती रहेंगी, वहाँ क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक जो है तीसरी कंडीशन मिलेगा, जब a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब रहेगा तो वही रेखाएं जो है एक दूसरे क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट संपाती रहेंगी। यानी जब हम दो चरवाए रैखिक समीकरण जब ग्राफ के माध्यम से अभी पढ़ेंगे तो वहाँ कंक्लूजन आप देखेंगे वही निकलेगा, वही रेखाएं संपाती होती हैं जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। फिर समझिए, जब हम लोग ग्राफ के माध्यम से यानी ज्योमेट्रिकल मेथड से अभी दो चरवाए रैखिक समीकरण, दो समीकरण के माध्यम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन वहाँ पे यही निकालेंगे कि वही रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं जिनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। उसी तरह देखेंगे वही रेखाएं समांतर हमको मिल रही हैं जिनका a1/a2/b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। फिर वही हम फिर देखेंगे वही रेखाएं संपाती हमको मिल रही हैं जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। यही हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक समझ में आया है ना, आप इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए। तो यही बच्चे हम लोग पढ़ना हमारे सिलेबस में यही है, यानी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। ये तीसरी कंडीशन था कॉन्स्टिट्यूएंट वाला तीसरी कंडीशन है यानी संपाती। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। नोट हो गया। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है। अब देखिए मैं आपके किताबी लैंग्वेज में जो बुक लैंग्वेज है उसके माध्यम से मैं आपको समझा दिया, मैं अपने लैंग्वेज में ही बहुत सरल तरीके से समझाया जो है। अब हमें ऐसा नहीं लगता किसी बच्चे कोई डाउट होगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। अगर कोई डाउट है तो आप क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लीजिए, तो मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ आप किसी बच्चे को डाउट नहीं रहेगा। मैं जो दो चरवाए रैखिक समीकरण को क्लास 9 में जो पढ़ा हूँ वहाँ से भी आप वीडियो देख लीजिए। अगर वहाँ से देख लेंगे तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं रहेगा,
मैं पूरा आपको विश्वास में दिला रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे अब हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।